फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट विद दीप। और हम जो है पावर सीरीज कंप्लीट कर रहे थे और आज इसी पावर सीरीज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पावर। हमने जो है पावर के पूरे कंसेप्ट को समझा है। बहुत सारी थ्योरीज हम पढ़ रहे थे दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और हम जो है 1-2 घंटे के लेक्चर्स ना लेते हुए छोटे-छोटे लेक्चर्स में मैंने हर टॉपिक को डिवाइड किया है ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो एक-एक वीडियो के साथ क्लियर होता हुआ चले। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जो है लेक्चर देखते हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि एज़ अ एस्पायरेंट मैं भी इसी रेस में हूँ कि मैं भी इस बार अपना जेआरएफ क्लियर कर लूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे नोट्स आपको भी उतने ही हेल्प करें जितना कि मुझे करते हैं। तो प्लीज़ आप अपने जो है फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। और अ, चलते हैं फटाफट से इस टॉपिक की तरफ, वो है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पावर। देखो, ये जो है ये थ्योरी एकदम फंडामेंटली अलग पर्सपेक्टिव लाती है जो हमें बताती है कि जो असली पावर है वो हाँ, ओके, कि जो असली पावर है वो पॉलिटिकल पावर किस चीज़ में रूटेड है। तो मार्क्सिस्ट के कोर आइडिया से हम जो है शुरू करेंगे कि भाई मार्क्सिस्ट का कोर आइडिया आखिर क्या था। कि ये इंपॉर्टेंट थ्योरी, आपको ध्यान रखना है, इसके कंसेप्ट को समझना है। देखो भाई, मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पावर होती है वो अल्टीमेटली इकोनॉमिक पावर से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है? इकोनॉमिक पावर से निकलती है। मतलब जिसके पास इकोनॉमी का कंट्रोल है, जैसे लैंड है, फैक्ट्रीज है, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, उसके पास ही असली पॉलिटिकल डोमिनेंस होता है, वो ऐसा कहते थे। अब मार्क्सिस्ट सोसाइटी को जो है दो बेसिक जो है एंटागोनिस्टिक क्लासेस में बांटा हुआ था। और वो कौन सी क्लासेस थी? पहला था रूलिंग क्लास, मतलब बुर्गोइस। अब ये कौन थे? रूलिंग क्लास ये वो लोग हैं जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के मालिक हैं और प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। दूसरी क्लास थी वर्किंग क्लास। अब ये वर्किंग क्लास कौन थे? ये अपनी लेबर बेच कर जीते हैं और कैपिटलिज्म के अंदर पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट होते हैं। यहाँ लिखा है कि सेल लेबर एंड एक्सप्लॉइट अंडर कैपिटलिज्म। अब ये स्ट्रक्चरल क्लास डिवीजन ही मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग हर समाज में क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। और मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री की पूरी कहानी ही इसी क्लास स्ट्रगल की ही कहानी है। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चरल क्लास डिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मार्क्सिस्ट कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे स्टेट, लॉ, इवन आइडियोलॉजी, कोर्ट्स, ये सब है ना, न्यूट्रल नहीं होते। दे आर नॉट न्यूट्रल। ये सब न्यूट्रल नहीं होते हैं। मतलब ये एक्चुअली रूलिंग क्लास के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए स्टेट को मार्क्सिस्ट एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन मानते थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन वो मानते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फाइनली मार्क्सिस्ट के नज़रिए से जो असली डेमोक्रेसी है वो तभी आएगी जब क्लास एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाएगा। मतलब एक क्लासलेस सोसाइटी जो है स्टैब्लिश होगी। मतलब एक क्लासलेस सोसाइटी जो है बनेगी। ठीक है। जो उन्होंने कम्युनिज्म के रूप में इमेजिन किया था ना, तभी एक जेन्युइन और इक्वल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी जब एक क्लासलेस सोसाइटी बनेगी, कोई भी क्लास नहीं होगी सोसाइटी के अंदर। ओके फ्रेंड्स, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पावर को समझने के लिए हमें मार्क्स और उनके साथी एंजल्स के राइटिंग्स को देखना होगा। इन्होंने अपनी किताब दी जर्मन आइडियोलॉजी, जो कि 1846 में लिखी गई थी।
1846 में लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1932 के अंदर। उनमें एक बहुत ही फेमस लाइन इन्होंने लिखी थी। वो फेमस लाइन थी, द आइडियाज ऑफ रूलिंग क्लास आर इवन इन एवरी पाउच ऑफ रूलिंग आइडियाज। अब इसका मतलब आपको समझना है। इसका मतलब क्या है? मार्क्सिस्ट कहना चाहते हैं कि जो लोग मटेरियल प्रोडक्शन यानी इकोनॉमिक रिसोर्स को कंट्रोल करते हैं, वही लोग आइडियाज और बिलीफ को भी कंट्रोल करते हैं। मतलब सिर्फ फैक्ट्रीज और कैपिटल का ही कंट्रोल उनके पास नहीं होता, बल्कि लोगों के दिमाग पर भी उनका प्रभाव पूरी तरीके से होता है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा पॉइंट निकल के आता है कि वही रूलिंग क्लास सिर्फ पैसा बनाकर अपना पावर मेंटेन नहीं करती है। ये तो मैंने मीनिंग दिया। अब जो रूलिंग क्लास सिर्फ पैसा बनाकर ही अपना पावर है ना वो मेंटेन नहीं करती है, ध्यान रखना, बल्कि पब्लिक कॉन्शियसनेस को भी शेप करना, अपना डोमिनेंस सिक्योर करती है। वो पब्लिक कॉन्शियसनेस को शेप करके वो अपना डोमिनेंस जो है ना पूरी तरीके से सिक्योर करती है। और ये काम वो करते हैं इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए। कौन से इंस्टीट्यूशन? जैसे प्रेस। अब न्यूज़ मीडिया को कंट्रोल करके अपना नैरेटिव बनाते हैं। उसके बाद एजुकेशन, मतलब सिलेबस और आइडियोलॉजी ऐसी होती है जो उनके फेवर में हो। और रिलीजन, मतलब लोगों को एग्जिस्टिंग सिस्टम को नेचुरल और गॉड गिवन समझने पर मजबूर करता है पूरी तरीके से। तो बेसिकली जो मार्क्स और एंजल्स कहते हैं कि रूलिंग क्लास अपना इकोनॉमिक कंट्रोल और आइडियोलॉजी कंट्रोल दोनों मिलाकर अपना ही सुप्रीमेसी बनाए रखती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है, देखो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ध्यान रखना। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक इनकी बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट दूसरी किताब थी, जो कि 1848 की किताब है। 1848 में लिखी गई थी ये इनकी राइटिंग। इसमें एक और बहुत ही लेजेंडरी लाइन लिखी गई है, और वो लेजेंडरी लाइन क्या है? द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरडो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को देखो, चाहे वो फ्यूडलिज्म हो, स्लेवरी हो या फिर कैपिटलिज्म, एक चीज आपको कॉमन मिलेगी। और वो क्या कॉमन चीज मिलेगी आपको? ऑफ कोर्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्या मिलेगा? क्लास क्लास कॉन्फ्लिक्ट आपको उसमें कॉमन मिलेगा। तो एक तरफ रूलिंग क्लास होती है जो रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, और दूसरी तरफ एक्सप्लॉइटेड क्लास होती है जो कि मेहनत करती है। और मार्क्स ये कहते हैं कि यही क्लास स्ट्रगल असली इंजन है हिस्टोरिकल चेंज का। यानी समाज में बदलाव किंग्स, एम्परर्स या लीडर्स से नहीं, बल्कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट से ही आता है। इसी किताब में मार्क्स और एंजल ने एक और रेवोल्यूशनरी कॉल दिया था। उन्होंने ये कहा था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। मतलब इसका मतलब ये है कि जो वर्किंग क्लास को मिलकर कैपिटलिज्म को खत्म करना होगा हमें, तभी एक नया सिस्टम बनेगा, और वो नया सिस्टम होगा कम्युनिज्म। तभी जो है कम्युनिज्म आएगा, ध्यान रखना। लेकिन अब देखो, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी, वो थी फॉल्स कॉन्शियसनेस। फॉल्स कॉन्शियसनेस क्या था? इस इस कंसेप्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, समझना है। मार्क्स ऑब्जर्व करते हैं कि वर्कर्स हमेशा तुरंत रेवोल्यूशन नहीं कर देते हैं। पर ऐसा क्यों? इसका जवाब है फॉल्स कॉन्शियसनेस। मतलब वर्कर्स अक्सर अपनी एक्सप्लॉयटेशन को समझ ही नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि सिस्टम उनके लिए ही बेनिफिशियल है। ये रूलिंग क्लास के कंट्रोल की वजह से होता है। जैसे मीडिया, एजुकेशन, रिलीजियन उन्हें ऐसे आइडियाज सिखा देते हैं जो कैपिटलिज्म को जो है नेचुरल और पूरी तरीके से फेयर दिखाया जाता है। ठीक है। अब जब तक वर्कर्स फॉल्स कॉन्शियसनेस में फेस रहते हैं, तब तक वो एक्सप्लॉइटेशन टॉलरेट करते रहते हैं, और कैपिटलिज्म सिस्टम पूरी तरीके से स्टेबल बना रहता है। इसीलिए मार्क्स कहते हैं कि पहले वर्कर्स को अपना रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप करना होगा, तभी सिस्टम पूरी तरीके से चेंज होगा। ऐसा वो कहते थे। तो फॉल्स कॉन्शियसनेस के कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। अब हम जो है मार्क्सिस्ट थ्योरी के एक और बड़े थिंकर की बात करते हैं, और वो बड़े थिंकर है व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन जो है मार्क्स के आइडियाज को 20th सेंचुरी के कंटेक्स्ट में डेवलप करते हैं और प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते हैं। कहाँ पे? रशिया के अंदर। कहाँ पे? रशिया के अंदर वो करते हैं। अब लेनिन की फेमस किताब
व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन 1902 में लिखी गई थी। इन इसमें इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया है कि वर्कर्स अपने आप से सिर्फ एक लिमिटेड अवेयरनेस तक पहुंच पाते हैं, जिसे लेनिन ने बोला है ट्रेड यूनियन कॉन्शियसनेस। क्या बोला है? ट्रेड यूनियन कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। वर्कर्स अपने स्ट्रगल को सिर्फ बेटर वेजेस, वर्किंग आवर्स और वर्किंग कंडीशन तक सीमित रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है वर्कर्स को कि बस थोड़ा-सा हमें पैसा मिल जाएगा या फिर हमारे काम का टाइम थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई ये लिमिटेड अवेयरनेस इसीलिए होती है ताकि, क्योंकि बुर्गोइस आइडियोलॉजी उन्हें ये समझाती है कि कैपिटलिज्म एक नेचुरल और इनएविटेबल सिस्टम है जिसे बदला ही नहीं जा सकता है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखना। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेनिन ने एक नया कंसेप्ट दिया। वो कंसेप्ट क्या दिया? वैनगार्ड पार्टी। क्या कंसेप्ट दिया? वैनगार्ड। ये कंसेप्ट दिया लेनिन ने, कंसेप्ट दिया वैनगार्ड पार्टी। उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकली कॉन्शियस लीडरशिप ग्रुप होना चाहिए जो क्लास को गाइड करे। वैनगार्ड का रोल होता है वर्कर्स को सिंपल ट्रेड यूनियन कॉन्शियसनेस से निकालकर रेवोल्यूशनरी क्लास कॉन्शियसनेस तक ले जाना। ये काम होता है वैनगार्ड पार्टी का। ठीक है, यानी उन्हें ये समझाया जाए कि असल प्रॉब्लम कैपिटलिज्म है, सिर्फ वेजेस नहीं। ये वो समझाना चाहते थे। और जब वर्कर्स ये समझ लेंगे तब वो कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करके सोशलिज्म को स्टैब्लिश करेंगे। ध्यान रखना। तो ये वैनगार्ड पार्टी, ये इनका रोल था और ये इनका गोल था। तो आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल मतलब लेनिन ने मार्क्स के थ्योरी को एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी दी थी, एक डिसिप्लिन्ड और कॉन्शियस पार्टी की लीडरशिप जिसे वर्किंग क्लास को रेवोल्यूशन की तरफ ले जाना होगा। तो आप ये ध्यान रखना। अब हम मार्क्सिस्ट के एक और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थिंकर को समझते हैं और वो इन्फ्लुएंशियल थिंकर थे एंटोनियो ग्राम्सी। नाम आपने सुना होगा पहले। ग्राम्सी ने अपनी फेमस बुक द प्रिजन नोटबुक 1929 टू 1935, प्रिजन नोटबुक में मार्क्स जो है मार्क्सिज्म को एक नई कल्चरल डायमेंशन दी थी। क्या दी थी? एक नई कल्चरल डायमेंशन दी थी जिसे हम हेजेमनी के कंसेप्ट के थ्रू समझते हैं, जिसे हम हेजेमनी का कंसेप्ट कहते हैं। हेजेमनी, देखो, ग्राम्सी कहते हैं कि रूलिंग क्लास सिर्फ कोर्जन के थ्रू रूल नहीं करती, जैसे पुलिस, लॉ या मिलिट्री का यूज करके। वो रूलिंग क्लास सिर्फ ऐसे ही रूल नहीं करती, बल्कि रूलिंग क्लास अपनी डोमिनेंस को कंसेंट के जरिए भी मेंटेन करती है। वो कंसेंट के जरिए भी अपनी जो है डोमिनेंस को मेंटेन करती है। यानी लोग खुद ही रूलिंग क्लास के आइडियाज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हें कॉमन सेंस जो है समझने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। इसीलिए वो ये कंसेंट बनाने का काम होता है सिविल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, रिलीजन हो गया, मीडिया हो गया। ये इंस्टीट्यूशन जो है ना वो रूलिंग क्लास के वैल्यूज को पूरी तरीके से नॉर्मलाइज कर देते हैं। कॉमन सेंस जिसे हम कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो देखो, दुनिया का जो दुनिया का मैप आप देखना, हमेशा नॉर्थ को ऊपर दिखाया जाता है। हमेशा नॉर्थ को ऊपर दिखाया जाता है। ये एक यूरोसेंट्रिक डोमिनेंस का सिंबल है जो हमें नेचुरल लगता है, पर असल में ये ना एक आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब व्हाई वर्कर्स डोंट रिबेल, व्हाई वर्कर्स डोंट रिबेल, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुनो, ग्रामसी ऐसा सवाल उठाते हैं, अगर इतनी एक्सप्लॉइटेशन है तो वर्कर्स बार बार रिवॉल्ट क्यों नहीं करते? आंसर ये है कि वर्कर्स के बिलीफ और आइडेंटिटीज रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी से शेप हो जाते हैं। इनइक्वालिटीज उन्हें नेचुरल लगते हैं, ऑप्रेसिव नहीं लगते। उन्हें इनइक्वालिटीज नेचुरल लगती है, वो कुछ भी ऑपरेशन उसको जो है नहीं मानते हैं। उसके बाद एक कंसेप्ट है काउंटर हेजिमनी। ग्रामसी कहते हैं कि असल एमेंसिपेशन सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रगल से नहीं होगा, उसके लिए एक कल्चरल स्ट्रगल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कल्चरल स्ट्रगल क्यों जरूरी है? देखो, वर्कर्स को अपना एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड वाइड क्रिएट करना होगा जो रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी को चैलेंज करे। इस प्रोसेस को ग्रामसी कहते हैं काउंटर हेजेमनी। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो ग्रामसी ने हमें ये समझाया है कि पावर सिर्फ इकोनॉमिक
या कोड से नहीं होती है बल्कि कल्चरल और आइडियोलॉजिकल भी होती है। और तब तक हम और जब तक हम रूलिंग आइडियोलॉजीज़ को तोड़ते ही नहीं हैं, तब तक क्लास स्ट्रगल अपना गोल अचीव ही नहीं कर पाएगा। तो समझ आया आपको एंटोनियो ग्राम्सी की पूरी जो आइडियोलॉजी थी या उनका पूरा जो प्रेज़ेंट नोट में इन्होंने जो-जो चीज़ें कही है पावर को लेके, वो सारी चीज़ें और इन्होंने मार्क्सिस्ट के बारे में जो चीज़ें कही हैं वो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। 15 मिनट्स का हमने लेक्चर अटेंड किया है जिसमें हमने मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पावर को पढ़ा है। आई होप आपको ये टॉपिक और मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है वो आपको समझ आई होगी। इम्पोर्टेंट थ्योरी है इसीलिए मैंने जो है दूसरी थ्योरीज़ को इसमें कंबाइन नहीं किया है, सिर्फ मार्क्सिस्ट थ्योरी का ही लेक्चर मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ पावर को समझेंगे, तो स्टे ट्यून और नेक्स्ट लेक्चर आप ज़रूर देखना।